हेलो बच्चों। चलो आज कार्बन एंड कंपाउंड जो 10वीं क्लास का जो साइंस का केमिस्ट्री का जो लेसन है उसका अगला लेक्चर करते हैं। पीछे हमने किया था कि एक कार्बन जो होता है वो किस तरह से बॉन्डिंग बनाता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे उनका नोमेनक्लेचर होता है, नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं, कार्बन चेन बनाता है, ब्रांचेस बनाता है, और कार्बन दूसरे कंपाउंड के साथ इतने फ्रेंडली किस प्रकार या ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉन्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा चेन्स है या ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड के साथ रिएक्शन कैसे कर सकता है। फिर हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात की थी। सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमने बताया था, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हम कह सकते हैं कि मेनली जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होता है और वो संतुष्ट होते हैं, तब हम कहेंगे कि वो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड यदि आ जाएं, इन्स और आइंस यदि आ जाएं, दोहरा बंध या तेहरा बंध, तो उनमें क्या होगा कि जो दोनों बॉन्ड होते हैं दूसरा और तीसरा वो जल्दी से टूट सकते हैं। तो कार्बन ये चाहेगा कि उन बॉन्ड को मैं तोड़ दूं, तो इसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड रहता है उस स्टेट के अंदर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर उस कार्बन के अंदर कहीं पर हो तो कार्बन ये चाहेगा कि अगर कहीं से मान लो कार्बन को एक और इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला मिल जाए, तो कार्बन ये चाहेगा कि मैं सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करूं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो अनसैचुरेटेड होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि कार्बन जो होता है वो किस प्रकार जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कैसे उसका ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन के अंदर वो किस प्रकार से हेल्पफुल है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो हम मेनली यहाँ पे 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे। कार्बन यानी कार्बन का यूज करके या कार्बन को बर्न करके कार्बन से हम कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केमिकली वो किस तरह से यूज होता है, हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कार्बन से क्या क्या बन सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज है उसकी। तो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज तो पहली हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंबशन, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक गुण या रासायनिक गुण धर्म। पहली जो प्रॉपर्टी है वो कंबशन। इसका मतलब होता है दहन। दहन का मतलब होता है कि जलना। कोई भी वस्तु अगर जल रही है तो उसको कहेंगे कि कंबशन। यहां पे हम ये कहेंगे कि यदि कार्बन के कंपाउंड को जब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं, और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलते हैं। तो हमने देखा है कि हम मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, रॉकेट वगैरह उड़ते हैं, या हवाई जहाज वगैरह हो गया, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया, तो इन सभी चीजों के अंदर एक चीज कॉमन है कि इन सभी के अंदर फ्यूल डलता है। ये फ्यूल की वजह से चलते हैं। तो फ्यूल, इसमें ऐसा क्या है कि वो फ्यूल की वजह से चलेंगे, क्योंकि हमारे जो वाहन के अंदर, हमारी जो गाड़ियों के अंदर जो इंजन होते हैं वो हीट इंजन होते हैं मेनली। तो जो फ्यूल होता है हमारा वो बर्न होकर के, वो जल करके और उसको हीट देता है, उसको एनर्जी देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रेशर आता है, और प्रेशर की वजह से वो हमारे जो गाड़ी होती है उसके इंजन को घुमाता है। तो इस तरह से कंबशन काम आता है। तो उसमें भी हम जैसे कोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, तो इस तरह से इन सब का यूज करते हैं। जैसे मिथेन गैस हो गई, इनका हम यूज करेंगे एज अ फ्यूल के रूप में। तो फ्यूल को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन वाहनों से जो धुआं निकलता है वो सबसे जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वो वाहनों के धुआं से निकलती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंबशन के अंदर हम दहन यहाँ पे ये पढ़ेंगे, जैसे C+O2 ये बनेगा हमारे पास CO2। कार्बन को यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जलाते हैं, और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कुछ हीट एनर्जी भी हमको मिलेगा, हीट या ऊष्मा हमें मिलती है। ठीक है, दूसरा जैसे CH4 है, मीथेन है, मीथेन को यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जलाते हैं,
तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे वाटर भी मिलेगा और प्लस कुछ हीट एनर्जी। ठीक है, कुछ ऊष्मा भी हमें मिलेगी ऊर्जा के रूप में, कुछ ऊर्जा भी मिलेगी हमें ऊष्मा के रूप में। तो हम इस तरह की रिएक्शन को कहेंगे कि ये दहन हो रहा है। कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी होती है, जिसका यूज हमारी जो गाड़ियां होती हैं वो करती हैं, और कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर हम यहाँ पे करते हैं। अब आपने कुछ सब्सटेंसेस देखे होंगे जो कि एक फ्लेम के साथ जलते हैं या आग के साथ जलते हैं। आग क्या होती है? अब आग का न कोई केमिकल फॉर्मूला है, जैसे पानी का होता है H2O, इस तरह से वो सभी चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आग या फ्लेम क्या होती है? कोई भी चीज जब जलती है तो वो एक फ्लेम के साथ जलती है, या कई चीजें देखी होंगी जैसे कोयला हो गया, कोयले के अंदर से कोई फ्लेम नहीं होती, फ्लेम उत्पन्न नहीं होती, वो सिर्फ लाल रंग का हमें दिखाई देता है और कुछ गैसेस को रिड्यूस कर रहा होता है, कुछ गैसेस को बाहर निकाल रहा होता है। तो कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ विदाउट फ्लेम जलते हैं। तो कुछ फ्लेम के साथ, जैसे ज्वाला होती है, उस ज्वाला के साथ जो जलते हैं, अगर जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स मैंने बताया था जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, संतृप्त जो संतुष्ट हैं, यानी जो सिंगल बॉन्डेड है, वो विदाउट फ्लेम जलते हैं। ठीक है, विदाउट फ्लेम, या हम कह सकते हैं कि वो इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो विद फ्लेम बर्न होते हैं, फ्लेम के साथ वो जलते हैं, उनमें से थोड़ी सी आग उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि लकड़ी वगैरह के जो आग हम जलाते हैं उसके ऊपर, उसकी वजह से तो ऊपर जो रखा हुआ पतीला या बर्तन होता है वो नीचे से बर्न होकर के या नीचे से काले रंग का पड़ जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि उस लकड़ी के ऊपर कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो जल करके और ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर वो पूरी तरह से जल जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी धुआं उत्पन्न नहीं होता है, धुआं उत्पन्न नहीं होगा तो वो नीचे से काले रंग का नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो ईंधन होता है वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता है, पूरी तरह से जल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो कुछ सब्सटेंसेस हैं वो ब्लैक काले रंग के होकर के ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऊपर की तरफ जाने के बाद वो उस बर्तन के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे से काला दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन पूछे कि भाई बर्तन नीचे से काला हो जाता है किसी हीट या बर्नर के ऊपर रखने से, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सीधी सी बात, इसका कारण है कि जो फ्यूल है, जो हमारा ईंधन है, वो ठीक से जला नहीं। तो ये कंबशन, ठीक है, आग का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती को देखेंगे साइड में और इस साइड में, ये मोमबत्ती मान लो, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती के इस साइड और इस साइड दोनों तरफ हमें हीट कम महसूस होगी, कम ऊष्मा महसूस होगी। लेकिन अगर ऊपर हाथ रखेंगे कुछ इस तरह से तो हमें ज्यादा गर्म महसूस होगा। तो जितनी भी हीट है वो ऊपर की तरफ आती है। और ये मोम जो है, ये वैक्स, ये क्या होता है? ये पिघलता चला जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें ये जलती कैसे? ये फायर की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि फायर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। तो या हम कह सकते हैं कि फायर की प्रेजेंस में इसका लॉस हो रहा है, वैक्स का, वैक्स बर्न हो रहा है, वैक्स जल रहा है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसके थ्रू, इस जो ये हमारी एक धागा सा होता है, इसके थ्रू ये ऊपर की तरफ जाते हैं, और यहाँ जो हीट होती है वो मैक्सिमम होती है। जो वो ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे सफेद रंग की होगी तो वो मैक्सिमम वहां पे टेम्परेचर होगा, तापमान होगा। थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएगी, लाल रंग की होगी यहाँ पर। तो जैसे जैसे मान लो वो जलते हैं तो जलने की जब वो ज्यादा गर्म होते हैं तो सफेद रंग के हो जाते हैं, कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, थोड़े से ऊपर की तरफ आते हैं तो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ पर आकर के क्या होते हैं, वो इसके कंपैरिजन के अंदर बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते। और जब हम ऊपर की तरफ हाथ करते हैं कुछ इस तरह से, तो वो सब्सटेंसेस ऊपर की तरफ जाते हैं और हमारे हाथ को टच करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंस होता है, हमें महसूस होता है कि कुछ न कुछ गर्म हमें फील होता है। यहाँ पे ये होता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर गर्म होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवाएं या ठंडे पदार्थ नीचे की तरफ आएंगे, फिर से वो गर्म होंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर यही काम हम स्पेस के अंदर करें जहां पर ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा? ये जो मोमबत्ती है ये कुछ इस प्रकार जलेगी,
ये कुछ इस प्रकार जलेगी, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी फ्लेम के साथ, और ये फ्लेम चारों तरफ फैली होगी। ठीक है, चारों तरफ, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, चारों तरफ की जो हवा है वो एक जैसी है, इसलिए ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी साइड में नहीं जाएगी, चारों तरफ एक जैसी फैलेगी। तो जैसे हमने पढ़ा था वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, या और भी पढ़ा था, यहाँ पे हो रहा है फायर की प्रेजेंस में। ये जो प्रोसेस होती है वैक्स का ऊपर की तरफ जाना, जो कंबशन या फायर की प्रोसेस में, तो इसको बोलते हैं स्पायरोलिसिस। ठीक है, स्पायरोलिसिस। दूसरे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये होती है उपचयन। उपचयन हमने फर्स्ट लेसन के अंदर भी पढ़ा था, उपचयन क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी, यहां पर सिर्फ इतना समझो कि हाई लेवल की समझने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन का मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करना, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन, ये जितनी भी रिएक्शन है, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CO2 बनेगा, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये भी हम इसको बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन ही है, हम एक उस तरह से कह सकते हैं। लेकिन जब इनको हम मेनली ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन के अंदर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक बोलते हैं हिंदी में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो वे सब्सटेंसेस या वे मॉलिक्यूल्स, इस तरह से वे कंपाउंड जो किसी दूसरे पदार्थ की या दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवा दें, सिर्फ उनके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा दें और खुद उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे कि हम कार्बन के कंपाउंड जैसे हमने नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ा था, हम इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल, तो ये इथेनॉल है, CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है। एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, और फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल है, तो ये इथेनॉल है। इथेनॉल को यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम, तो होता क्या है, ये अल्कोहल है, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जैसे कि जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो KMNO4, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, KMNO4 या K2CR2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, एल्कलाइन KMNO4 या एसिडिफाइड K2CR2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी प्रेजेंस में यदि इनको रिएक्ट करवाएं तो ये क्या करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को, इसके साथ एक ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, खुद ऑक्सीजन के इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो देखो होगा क्या, एक ऑक्सीजन तो पहले से ही है, एक ऑक्सीजन और आ जाएगी और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये होगा CH3COOH, और ये हमारे पास बन गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ये इथेनॉल है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन गया। तो अगर कहीं पर भी ये इथेनॉल है या कोई भी है हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड, उसमें यदि KMNO4 या K2CR2O7 आ जाए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एक ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, तो इसमें जो अल्कोहल है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो ये है ऑक्सीडेशन, कार्बन की प्रॉपर्टी है। कार्बन जो मिथेनॉल है या इथेनॉल है, उसको हम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। उसके बाद तीसरी हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन, इसको बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था फर्स्ट लेसन के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे क्या हम कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन एडिशन रिएक्शन को किस प्रकार फॉलो करता है।
तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, मेनली जो इन्स और आइंस होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यदि उनको निकल क्रिस्टल या उसका रिडक्शन करें, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यदि उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करें हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो वो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इसके साथ, और जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, वो सैचुरेटेड हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूं C डबल बॉन्ड C, और इसके साथ एक H ये रहा, एक H ये रहा, और इसके साथ भी क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये है इथीन, ये है इथीन क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में। यदि इसका मैं रिडक्शन करूं एडिशन रिएक्शन के अंदर, H2 या निकल क्रिस्टल, निकल का क्रिस्टल होता है, उसकी प्रेजेंस में यदि इसको हम इसका रिडक्शन करवाते हैं या रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो होगा क्या, होगा ये कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि दो इसको हाइड्रोजन मिल रहे हैं जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। हमने बताया था कि कोई भी कंपाउंड होता है या कार्बन जो होता है, कोई भी कंपाउंड हम मान सकते हैं, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही कम बनाते हैं, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, वो इनको तोड़ना चाहेगा, तो कोई भी और हाइड्रोजन इसके नजदीक आएगा तो वो चाहेगा कार्बन की बॉन्ड टूट जाए, दोनों कार्बन चाहेंगे कि बॉन्ड टूट जाए और मैं हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाऊं। तो ये सिंगल बॉन्ड ज्यादा सैचुरेट होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हम ये कह सकते हैं। तो जैसे 2 डबल बॉन्ड की बजाय 2 सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं H2 इसकी प्रेजेंस में। तो ये होगा कि ये जो है ये इस बॉन्ड को तोड़ करके, और 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, इन 2 हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, क्योंकि इन दोनों को 2 हाइड्रोजन मिल गए तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन के अंदर सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है इथीन है, ये इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सैचुरेट है। ये एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है कार्बन के कंपाउंड। अब लास्ट जो है हमारा वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन 4 चौथा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हम इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता था कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं या जो कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड के अंदर जो आयंस होते हैं वो हाईली मेटल के साथ, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो उसके आयंस को वो डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। किसके साथ? हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पढ़ा था। अब यदि हम कार्बन के कंपाउंड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा? क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि हम कार्बन के कंपाउंड को, जैसे मिथेनॉल, मीथेन है CH4, इसको हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा CH3Cl और प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। ये क्लोरोमिथेन बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो गया। मिथेन को जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, जैसे कि CH3CH3, ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास C2H6, ये इथेन है। इथेन को यदि क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा C2H5Cl और प्लस HCl। मतलब हाइड्रोक्लोरिक गैस एसिड जो होता है उसको हमेशा प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, और ये क्लोरीन गैस जो क्लोरीन होती है इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाती है, इसके साथ प्रतिस्थापित हो जाती है ये। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बन के कंपाउंड की। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इथेनॉल की,
फिर एसिटिक एसिड की। यदि दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया जाए तो एस्टर बनता है। और वो एस्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे।